नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। गुजरात में किसके पक्ष में सियासी हवा बह रही है? दावे सभी के अपने अपने हैं, लेकिन कहते हैं ना, हवा का रुख देखकर बताया जा सकता है कि तूफान कहां आने वाला है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का सूरत में ऐसे एक सियासी तूफान से सामना हुआ। कल ओवैसी सूरत में थे, चुनावी सभा कर रहे थे, लेकिन शोर मोदी मोदी का गूंज रहा था। ओवैसी प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे थे, भीड़ मोदी मोदी के नारे लगा रही थी। ओवैसी बीजेपी पर खुद भड़काऊ भाईजान कहने का आरोप लगा रहे थे। उन्हीं की रैली में आई भीड़ उनको काले झंडे दिखा रही थी, गो बैक के नारे लगा रही थी। सूरत में ओवैसी की सभा में जो कुछ दिखा, जो कुछ हुआ, क्या मोदी को लेकर, बीजेपी को लेकर मुस्लिमों के बदलती सोच की यह तस्वीर है? मोदी के साथ मुसलमानों के आने के खुलेआम ऐलान की तस्वीर है? और सबसे बड़ी बात, ओवैसी की सभा में मोदी मोदी की हवा का सच क्या है? मुकाबला में आज इन्हीं बड़े सवालों पर बड़ी बहस की शुरुआत करें, उससे पहले आपको ओवैसी की बातें सुनाते हैं। सूरत की उस सभा में ओवैसी ने क्या कहा, जहां मुस्लिम लड़कों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वसीम कुरैशी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मेरी इज्जतदार मौजूद उलमाए कराम, कि हमारे यहां से जाने के बाद कल कांग्रेस और छोटा रिचार्ज के लोग और भाजपा के लोग कल मीडिया को बुला बुला कर बोलेंगे कि ओवैसी ने जो बातें की है ना, वो बहुत गंदी थी, बहुत गंदी बातें की उसने, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये जहां कहीं भी जाता भड़काऊ भाषण देता। अबे क्या मैं क्या भड़काऊ भाईजान हूं? मैंने किसके खिलाफ कहा? मैं किसी के खिलाफ कहता नहीं हूं, सच्चाई को बयान करता हूं तो इनको तकलीफ हो जाती है। अब कल देखना, आप भाजपा वाले बोलेंगे ओवैसी देश से मोहब्बत नहीं करता, ओवैसी देश से मोहब्बत नहीं करता, उसको देश से मोहब्बत नहीं है। कांग्रेस बोलेगी कि ओवैसी बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ता है, और ये छोटा रिचार्ज बोलेगा ओवैसी देश का दुश्मन है। अब ये तीनों एक हो जाते हमारे खिलाफ। तो क्या गुजरात में मोदी सभी विरोधियों पर भारी पड़ रही हैं? क्या मोदी के सामने विरोधी टिक पाएंगे? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ हैं अवनीजेश अवस्थी, राजनीतिक विश्लेषक, प्रशांत गढ़वी, राजनीतिक विश्लेषक, अखिलेश प्रताप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, दानिश कुरैशी, प्रवक्ता एआईएमआईएम। और शुरुआत में बहुत स्वागत है आप सभी का। और शुरुआत में दानिश जी आपसे करूंगी, चूंकि सभा आपके नेता की हो रही थी। आप बेशक कहें कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो ओवैसी को कटघरे में खड़ा करते हैं, लेकिन वहां की जनता तो कुछ अलग ही इशारा कर रही है, कुछ और ही आपकी तरफ खतरे की घंटी बजा रही है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कहूँ कि लोकतंत्र में विरोध और सहयोग उससे एक दिमा पासे हैं, और जिस तरीके की बातें की जा रही हैं उस बात में कोई दम नहीं है। सवाल ये है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात में पहली बार असेंबली का चुनाव लड़ने जा रही है। उसमें मैं आपको बता दूं कि अब से 26 साल पहले तक प्रदेश में दो ही पार्टियों को लोग कंसिडर किया करते थे, एक थी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी सहयोगी विपक्ष। सहयोगी इसलिए कह रहा हूँ कि शासक पक्ष की सहयोगी की बात है, क्योंकि 26 साल से ये जबरदस्त इनका सेटअप चल रहा है। अब रह गई बात इसके अलावा की और छोटी मोटी पार्टियां भी चुनाव लड़ती हैं, जैसे एनसीपी मुसलसल कई सालों से चुनाव लड़ रही है, यहाँ बीएसपी भी चुनाव लड़ती आ रही है, और निर्दलीय भी काफी ज्यादा। लेकिन कभी आपने गुजरात में इतना शोर एनसीपी को लेकर, बीएसपी को लेकर चुनाव का, जितना असदुद्दीन ओवैसी को लेकर आप सुन रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर मामला अंडर करंट है। यहाँ का दलित, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का आदिवासी, वो जो सियासी तौर पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है गुजरात के अंदर में, वो सब लोग, क्योंकि देखिए यहाँ आज तक हो क्या रहा था कि जो दलित आरक्षित सीटें हैं, वो जो आदिवासी जाति की आरक्षित सीटें हैं, वो उसके अलावा ये अपवाद रूप एक बात समझिए कि वरदान है। संविधान में जो आरक्षण पा गए हैं उससे ज्यादा एक सीट ना तो भारतीय जनता पार्टी उनको एलोकेट करती थी,
या तो कांग्रेस एलोकेट करती है। इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने आकर सबसे ज्यादा मुसलमान प्रत्याशी उतारे हैं और जनरल सीटों पे से भी दलित और आदि जाति के लोगों को उतारने की कोशिश की है। लेकिन दानिश जी, आप जिनकी बात करते हैं, जिनके हितैषी होने का दावा करते हैं, उसी भीड़ में से नारे लग रहे थे मोदी मोदी के, और आपके नेता मंच से भाषण दे रहे थे, कोई सुनने को तैयार नहीं था। देखिए, वो आपको लगता है, मुझे लगता है कि आपके पास जानकारी शायद सही से नहीं पहुंचाई है। अगर आप वहां सभा का वो देखेंगे विजुअल तो आपको समझ में आ जाएगा कि हजारों की तादाद में, मतलब गिने नहीं जा सकते इतने माथे। और दूसरे नंबर की बात, सूरत वो जगह है जहां आज सिर्फ अकेले एक चक्री शासन भारतीय जनता पार्टी का। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी पेनिट्रेटेड है। क्यों? क्योंकि वहां पे विपक्ष जो है, कांग्रेस की अगर बात की जाए तो ना उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पूरे सूरत डिस्ट्रिक्ट में, ना एक एमएलए है और ना ही कोई काउंसिलर भी है। आप समझिए इस परिस्थिति के अंदर में भारतीय जनता पार्टी कितनी पैबस्त हो गई है और इंडियन नेशनल कांग्रेस कितनी कमजोर, कितनी माजूर, कितनी मजबूर नजर आ रही है कि उनके पास एक आदमी नहीं है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का, तो वो शुरुआत उन्होंने सूरत से की है। और उस सूरत में जाकर अगर असदुद्दीन ओवैसी डेंट करने की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस तो आना लाजमी है और हम ऐसे रेजिस्टेंस से घबराते नहीं हैं। ठीक है दानिश जी, लेकिन मैं ये क्लियर कर दूं, मेरे पास जानकारी पूरी है और तस्वीरें मैं लगातार दिखा रही हूँ, मैं नारेबाजी भी सुना रही हूँ। तो आप ये कह देंगे कि मेरे पास जानकारी नहीं है? जानकारी तो है, भीड़ बेशक आप लोगों ने जुटा ली, लेकिन उस भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। उस भीड़ को लेकर मेरा आपसे सवाल था। खैर, हमारे साथ भरत डांगर जी हैं, प्रवक्ता। विरोध और सहयोग की मैं बात नहीं कर रहा, वहां मौजूद आवाम। मेरा सवाल इस विरोध को लेकर ही था ना सर, आपने मुझे मेरी जानकारी दुरुस्त करने के लिए कहा, लेकिन मैं उस विरोध को लेकर आपसे सवाल पूछ रही थी। खैर, मैं भरत डांगर जी के पास जाती हूँ। भरत जी, ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से दानिश कुरैशी की डेंट वहां पर लगा रही है एआईएमआईएम, कांग्रेस का वहां कोई वजूद नहीं है, इकलौती एक पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी को जो आपको परेशान कर सकती है। इसी वजह से ये रेजिस्टेंस देखने को मिला है, बड़ी मजबूत स्थिति में है वो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये रेजिस्टेंस उनको इसलिए देखने को मिला है कि मोदी जी ने जो गुजरात के लिए तप किया है, समर्पित भाव से जो परिश्रम किया है और जिस तरीके से प्रामाणिकता से गुजरात के डेवलपमेंट में उनका योगदान है, इसी वजह से आज गुजरात वासी मोदी जी को इतना प्यार करते हैं, इतना स्नेह करते हैं। आज गुजरात में गुजरात और भाजपा एक सिक्के की दो बाजू है। आज गुजरात की जनता, मैं कह सकता हूं कि पेज समिति के माध्यम से हर एक घर तक भारतीय जनता पार्टी पहुंची है और साथ में डबल इंजन सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं है उनका लाभ आज घर घर तक पहुंचा है। गुजरात का एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां 24/7 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी ना मिलती हो, पावर सप्लाई ना मिलती हो। गुजरात का एक भी घर ऐसा नहीं है जहां नल से जल ना मिलता हो। हर एक घर पे एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा, गरीब परिवार, जिनको 5 लाख का सुरक्षा कवच मुहैया ना करवाया गया हो। मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और इसी वजह से गुजरात की जनता मोदी जी को अपार प्रेम और स्नेह करती है। और इसीलिए कोई भी नेता यहाँ पे आता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी के जब लीडर यहाँ पे आते हैं तो उनके सामने लोगों को मन में लीडर मतलब कौन, मतलब मोदी जी ही लीडर है, ऐसा गुजरात की जनता मानती है। इसलिए हर बार देखने को मिल रहा है और मैं इसीलिए बता रहा हूँ, ये जो मोदी जी ने समर्पितता से जो काम किया है, तप किया है, उस तप के परिणाम स्वरूप गुजरात की जनता उसे प्यार करती है, उसे स्नेह करती है। और इसीलिए मैं बता रहा हूं अभी से कि 8 तारीख को नतीजे आने वाले हैं। 8 तारीख को नतीजे में आप देख लेना, कमल ही खिलने वाला है और गुजरात ही जीतने वाला है। बाहर से जितने लोगों को गुजरात आना है आ सकते हैं, लेकिन गुजरात की जनता मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता ये जो नारेबाजी हुई इससे तो कम से कम आप खुश हो सकते हैं कि आपके नेता का इनाम विरोधी दलों के नेताओं की रैली में भी गूंज रहा है। अखिलेश प्रताप सिंह, अब संकट कांग्रेस के लिए है सर, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी भी कांग्रेस के वजूद को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार कहती है कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, कांग्रेस मुक्त गुजरात बनाना है। अभी असदुद्दीन ओवैसी भी आप पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे। स्थिति है क्या कांग्रेस की फिलहाल गुजरात इलेक्शंस में? हिमाचल और गुजरात में कांग्रेस 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और ये जो बीजेपी है उसकी बी और सी टीम दोनों दिल्ली और हैदराबाद वाले पहुंच गए हैं गुजरात में। और जो भीड़ है वो एक ही आदमी की है, वो ओवैसी के यहाँ भी जा रही है, वो झाड़ू वाले के पास भी जा रही है। अब वो नारा कहाँ किसका लगाना है कंफ्यूजन हो जा रहा होगा, बात अलग सी बात है। तीनों एक ही है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। अगर गुजरात में मोदी जी काम किए होते,
या मोदी जी की वहाँ की सरकार काम की होती तो आज ओवैसी और बीजेपी बहस नहीं होती, आप बहस उस पर नहीं कराती, क्योंकि आप लोगों को अब पोलराइज कराने में मदद करनी है। तो अब आप ओवैसी जी बीजेपी में बहस करा रहे हो, तो इस लोग समझ रहे हैं, ऊब चुके हैं। मोदी जी को कोई आस्था नहीं, मैं तो कांग्रेस का भी नहीं जिक्र कर रही हूँ सर, वो बात अलग है कि डेली आप वेजेज सुन वाला रहे हैं। चाहिए। मैं कुछ बोल पाऊं, क्योंकि कुछ तो बोलने दिया करें। आपने क्या कहा बीच में, हमें सुनाई भी नहीं दिया। हम साफ साफ कह रहे हैं कि मोदी जी के पास, बीजेपी के पास आज कोई उपलब्धि होती तो आप लोग उस पर चर्चा करते। एक सरकारी मेडिकल कॉलेज बना हो पिछले 15, 17, 18 सालों में तो बता दें। एक सरकारी यूनिवर्सिटी खुली हो तो बता दें। एक सरकारी महाविद्यालय खुला हो तो बता दें। गुजरात कितना प्रॉस्परस स्टेट था, मोदी जी कहते हैं हमने गुजरात बनाया। गुजरात का अपमान कर रहे हैं। मोदी जी के पहले क्या गुजरात, मोदी जी के पहले क्या गुजरात नहीं था क्या इतना आगे? क्या गुजरात बनाना चाहते हैं आप? एक दुराचारी, बलात्कारी, हत्यारों को छोड़वाते हैं, फिर उनके बाद उनको अपनी पार्टी से आप टिकट देते हैं और उसके लिए कल जाके वोट मांगेंगे। आप यही गुजरात बनाना चाहते हैं? मोरबी के हत्यारे जिनके कंधे पर आपका आशीर्वाद है, इतना जघन्य हत्या हुई वहां पे, उसका पूरा संरक्षण दे रहे हैं आप। गुजरात जो इतना परस्पर था, वो ड्रग स्मगलिंग का हब बनता जा रहा है। इलीगल दारू स्मगलिंग का, दूसरे चीजों की स्मगलिंग का हब बनता जा रहा है। नकली नोट का हब बनता जा रहा है। ये गुजरात दे रहे हैं आप। लोग समझ चुके हैं। अब बस इस बार देखिए सुपड़ा साफ हो जाएगा और आम आदमी पार्टी तो पूरे गुजरात में 2-3 लाख वोट पा जाए तो आप कहिएगा। ठीक है। हिमाचल से बोरिया बिस्तर लेके वापस आ गए थे चुनाव शुरू होते होते। अभी देखिएगा कुछ दिनों में गुजरात से भी इनकी जो बी और सी टीम है वो वापस आ जाएंगी। ठीक है अखिलेश जी, 8 तारीख तक का इंतजार करना होगा। ये साफ हो जाएगा किसकी नैया पार होती है और किसकी नैया बीच में हिचकोले खाती हुई नजर आती है। डांगर जी पहले जवाब दे दीजिए, फिर मैं अवनीश जी को चर्चा में लेकर आऊंगी। जो बात कह रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी कि आपने गुजरात में कुछ काम तो किया नहीं, ना मेडिकल कॉलेज खोला, ना आपने कोई सुविधा लोगों को दी, और आप बात कर रहे हैं कि एक बार फिर से आप रिपीट कर जाएंगे। मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन मैं इतना समझ सकता हूँ जो बात उन्होंने कही है कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने। मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि एक बार वो गुजरात आते और गुजरात देखकर बोलते तो शायद ये बात नहीं बताते। 2002 तक जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब तक की बात कर रहा हूं। 1947 से 2002 तक 55 साल के अंदर गुजरात में सिर्फ 23 यूनिवर्सिटीज थी। आज गुजरात में 103 यूनिवर्सिटीज है। फिर से बोल रहा हूं, आज गुजरात में 103 यूनिवर्सिटी है। देश की पहली फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी गुजरात में है। देश की पहली चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी गुजरात के अंदर है। देश की पहली टीचर यूनिवर्सिटी गुजरात के अंदर है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गुजरात के अंदर है। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी गुजरात के अंदर है। पहले गुजरात आइए, कुछ दिन गुजारिए गुजरात में, तो पता चलेगा गुजरात में क्या है। आप भी आपके युवराज की तरह अगर भारत यात्रा भी बाहर से करते रहेंगे, गुजरात नहीं आएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा गुजरात के अंदर क्या है। लेकिन चुनाव इन्हीं मसलों पर होना चाहिए, क्योंकि जब चुनाव आते हैं 55 साल में बात हो जाए ना, जैसे इन्होंने मेरा जवाब दिया, इनका जवाब मैं दे दूं। आज गुजरात के अंदर इनका जवाब दे दूं, 10 सेकंड में दे दूंगा। बताया कि बहुत सारी 10 सेकंड में मैं इनका जवाब दूंगा। 1 सेकंड रुक जाइए भरत डांगर, जल्दी से दीजिएगा, बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। अखिलेश जी बोलिए। देखिए मैंने पूछा कि कोई सरकारी यूनिवर्सिटी बनाई हो तो बता दो। एक बता दो भैया, कागज की यूनिवर्सिटी नहीं पूछ रहा हूं, धरातल वाली सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाए हो तो बता दो। 2009 में एक मेडिकल कॉलेज बना था, केंद्र सरकार ने बनवाया था अटल जी के समय, वो भी आपने अडानी को दे दिया है। 31 मेडिकल कॉलेज हैं जिसमें 10 सरकारी हैं और बाकी वो भी पहले के हैं, प्राइवेट हैं। एक मेडिकल सरकारी बना है तो बताओ ना। कागज वाली यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूं। मेडिकल कॉलेज तो वो भी नहीं बनाए हो, प्राइवेट ही हैं जो है। ठीक है, ये मसले सर विपक्ष की जिम्मेदारी है कि जनता के बीच में लेकर जाए कि गुजरात में सिर्फ ठग रही है सरकार। अवनीश अवस्थी जी, जो दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं और जो अभी अखिलेश प्रताप सिंह जी भी कह रहे थे, देखिए तमाम राजनीतिक दलों को इस बात का कॉन्फिडेंस है कि गुजरात में उनकी ही सरकार आएगी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। फिलहाल जो गुजरात का रण है वो कैसा नजर आ रहा है?
प्राची जी, ये कॉन्फिडेंस तो आपको 2019 में भी नजर आया, 2014 में भी नजर आया था, लोकसभा में भी नजर आया। 15 राज्यों में जहां पे 50% से ज्यादा है बीजेपी के वोट, 50% से ज्यादा, वहां भी ये यही कहते रहे और बाद में ईवीएम का रोना रोएंगे। दूसरी बात, अखिलेश जी ने अभी कहा कि बी और सी पार्टी, मैं मान लेता हूं बी और सी पार्टी है, लेकिन एक बात तो अखिलेश जी भी मान गए कि ए पार्टी तो बीजेपी ही है। बी और सी कोई भी हो, उसमें नंबर लगा लो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, ओवैसी की पार्टी हो, लेकिन ए पार्टी तो मान गए अखिलेश जी कि ए पार्टी तो वही है। जहां तक दानिश जी, मैं हल्के फुल्के अंदाज में कह रहा हूं, प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन एक बात है जो आपने कहा ना कि वहां ओवैसी की उसमें नारे लग रहे थे और दानिश जी ने कहा आपने नहीं, वो इसीलिए ओवैसी जी आंख बंद करके बोलते हैं, वो देखना नहीं चाहते, सच को देखना नहीं चाहते, इसलिए आम तौर पर आपने देखा होगा आंख बंद करके वो बोलते हैं। सामने दिखाई देता उनको तो वो देखते हैं कि मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। प्राची जी, बड़ी साफ सी बात है, 2002 के बाद से लगातार और उससे पहले भी 365 दिन में से 350 दिन कर्फ्यू लगा रहता था अहमदाबाद में। यह हालत थी वहां पर। अहमदाबाद के लोगों से पूछिए, गुजरात के लोगों से पूछिए कितने हुए थे। 1969 का वो दंगा याद है? विश्व का सबसे बड़ा दंगा था वो। गुजरात में कोई महीना ऐसा नहीं जाता था जिसमें किसी जिले में कोई ना कोई कर्फ्यू ना लगा हो। यह है सच्चाई गुजरात की। 2002 के पश्चात कोई दंगा नहीं हुआ। लोगों ने वहां पर अपने व्यापार में, अपनी शिक्षा में, अपने सामान्य जीवन में जिस तरीके से शांति के साथ जिए हैं, ये बात भाजपा के पक्ष में इस हद तक जाती है कि वहां पर हर कोई व्यक्ति, आपको शायद ही कोई व्यक्ति मिले, मैं आपको मानता हूं, आप अपने सर्वे कर लीजिए, आप कहें कि क्या मुद्दा है, मुद्दा कहेगा महंगाई है, वोट किसको दोगे, वोट भाजपा को देंगे। मुद्दा क्या है, मुद्दा बेरोजगारी है, वोट किसको दोगे, वोट भाजपा को देंगे, फिर भी भाजपा को देंगे, क्योंकि उम्मीद और विश्वास सिर्फ भाजपा पर है और किसी पार्टी पर नहीं है। फ्री वाली पार्टियों पे आपने अभी सर्वे देख रहा था मैं आपके पिछले प्रोग्राम में, बार बार क्या कह रहे थे, आम आदमी, छोटे से छोटा कारीगर भी ये कह रहा था, अरे हमें फ्री का नहीं चाहिए, कमाते हैं और खाते हैं, ये फ्री वाले जाएं जहां जाना है इनको। ये बात बड़ी साफ सी है कि वहां पर किसी भी तरीके से 2017 में भाजपा की सीटें कम आई और उसका कारण था, पहली बार वो नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति में इलेक्शन लड़ा गया था, पाटीदार आंदोलन था, जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन के बाद लड़ा गया था। लेकिन इस बार आप देखना कि जिस तरीके से गुजरात में भाजपा बिल्कुल पूरी तरीके से आने वाली है, जो आप लोगों के सर्वे कर रहे हैं, जो मेरी ग्राउंड रिपोर्ट है वहां पर, वहां की, वहां आप देखना अभूतपूर्व विजय गुजरात में भाजपा को मिलने वाली है। और सरकार के साथ मोदी के नाम के प्रति, मोदी के काम के प्रति, उनके नेतृत्व में जो विश्वास दिखाई देगा वो 8 दिसंबर को दिखाई दे जाएगा। बस एक ही है कि उस दिन ईवीएम का रोना मत रोना, क्योंकि हर सभा में उनके नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ यमल व्यास प्रवक्ता बीजेपी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास में जाऊं उससे पहले प्रशांत गढ़वी जी, आपसे मैं रिएक्शन ले लेती हूं। फिलहाल जो गुजरात का रण है वो किस तरीके से प्रशांत जी नजर आ रहा है, क्योंकि सबके अपने अपने दावे हैं, और जो ओवैसी की सभा में नजर आया वो किस तरफ इशारा कर रहा है? मन बदल रहा है मुसलमान भी अब? देखिए, सबसे पहली बात, गुजरात में इलेक्शन का जो मतलब चुनाव का जो माहौल होना चाहिए वो आपको कभी नहीं दिखेगा उतना। वो पॉलिटिकल सर्कल में ज्यादा दिखेगा, टीवी मीडिया पे अपने को दिखेगा, लेकिन आम जनता के बीच में आप एज ए ओपिनियन के तौर पे ले सकते हो। ये क्लियर कट है, मतलब जनता खुद पॉलिटिकली उतना थॉट प्रोसेस नहीं रखती है, पहली बात। दूसरी बात, ये विपक्ष के लिए मेरे को 2-3 चीज, AIMIM आज की तारीख में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 7 काउंसिलर है उनके, जो मेरे मित्र दानिश भाई जो बैठे हैं। एक तरफ आप विपक्ष एकजुट होके बीजेपी के सामने लड़ने का ट्राई कर रहे हो, और एक तरफ आप खुद ही लड़ के कांग्रेस को नुकसान करा रहे हो, क्योंकि AIMIM कौन सी, देखिए कांग्रेस का कमिटेड वोट शेयर आज तक क्या था, SC ST OBC माइनॉरिटी। अभी आप AIMIM आता है, आम आदमी पार्टी आती है, जो भी आती है, वो वोट जो तोड़ती है वो किसके तोड़ती है, किसका बंटवारा होता है, कांग्रेस के वोट का होता है। तो इनडायरेक्टली नुकसान किसका होता है, कांग्रेस का होता है। इसीलिए जो मेरे मित्र अवस्थी साहब ने जो बताया कि ऐतिहासिक अभूतपूर्व ये विजय मिलेगा, क्योंकि आज की तारीख में थोड़ा केक वॉक बन गया। आम आदमी पार्टी AIMIM ठीक है, मुझे लग रहा है लिमिटेड सीट्स पे लड़ाएगी, शायद 20 या 25 सीट पे उसके, जहां पर वो मतलब मुस्लिम प्रभावित सीट है, दलित प्रभावित सीट है, दलित का मुस्लिम ज्यादा मान लेते हैं, तो वो सीट पे लड़ाती है, तो वो मुस्लिम वोटर AIMIM को वोट करेगी।
मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो दलित और मुस्लिम कांग्रेस को वोट दे रही थी वो एआईएमआईएम को वोट देके बीजेपी को इनडायरेक्टली फायदा करा रही है। ठीक। ओवैसी साहब हर वक्त आते हैं, भाषण होता है मतलब उनको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या उनके पार्टी के लिए बोलना होता है। मोदी साहब के खिलाफ मैं ऑलवेज सुनता हूं उनको, लेकिन उसकी इतनी इम्पैक्ट जनता के बीच में नहीं जाती है जितनी एज ए विपक्ष के तौर पे जानी चाहिए। अखिलेश प्रताप सिंह साहब ने जो बोले मुद्दे सही है, मैं हर वक्त बोलता हूं मुद्दे मुद्दे की जगह रहते हैं, लेकिन फिर भी जनता के दिमाग में वो मुद्दे घुस के वोट में तब्दील होना और वहां जाके बटन दबाना, मतलब उनके पार्टी में वो गुजरात में पिछले 27 साल से हम देख रहे हैं। महंगाई है, नहीं ऐसा नहीं है, सिलेंडर यहां भी लोगों को अफोर्ड नहीं कर रहा है, बट ये प्रॉब्लम ये है कि ऐसा क्या बीजेपी दे रही है या ऐसा क्या करने में सक्षम रही है 27 साल में, जो आज की तारीख में ग्राउंड लेवल के सभी मुद्दे को इतना उजागर करने के बाद, बोलने के बावजूद। हमने अभी हमारी डिबेट शुरू होने से पहले भावनगर का एक वीडियो देखा, सौराष्ट्र का 1-2 और लोकेशन का वीडियो देखा, लोग ने क्या बोला, महंगाई है पर बीजेपी काम कर रही है, बीजेपी अच्छा कर रही है। मतलब कुछ ऐसी तो चीज है जो बीजेपी कन्विंस या तो कर रही है या तो ऑटोमेटिक लोग कन्विंस हो रहे हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बड़ा फैक्टर मान रहे हैं अच्छा ये जो काम कर रही है। बटा हुआ विपक्ष है और एक दूसरे पर जो विपक्ष हमलावर है, इसे आप बड़ा फैक्टर मान रहे हैं जो बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभाता है। यमल व्यास जी, आपका आधा काम तो विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि प्रशांत गढ़वी जी कह रहे हैं, क्योंकि आपस में विपक्ष उलझा हुआ है, मुद्दे गौड़ हो रहे हैं। हालांकि अखिलेश प्रताप सिंह जी मुद्दे उठा रहे थे कि आपने गुजरात में बहुत कुछ नहीं किया है, जनता के बीच में ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको दोबारा विजयी बनाए। देखिए, जो प्रशांत भाई ने कहा मैं उससे सहमत हूं। एक चीज से सहमत नहीं हूं कि पब्लिक अपना माइंड अप्लाई नहीं कर रही है पॉलिटिकली, ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों ने तय कर लिया है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को लाना है, नरेंद्र मोदी जी को लाना है। तो ये इसलिए ये चुनाव में शायद वो उस प्रकार की जो माहौल दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। और मैं आपको मुद्दों की बात बताऊं तो गुजरात में मुद्दे हर देश के हर राज्य में जो है वो यहाँ पर भी है, लेकिन गुजरात में जो काम हुआ है वो एक एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं उसका असर हुआ है, कोई अच्छा असर हुआ है। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ अब उनका ऐसा रिश्ता हो गया है लोगों का कि भारतीय जनता पार्टी के सिवा कुछ देखते नहीं है। और जो उनकी अपेक्षा है वो हम हमेशा हर 5 साल में जब चुनाव आता है तो हमने 5 साल में ऐसा किया होता है, जो हमने प्रॉमिस किया उससे ज्यादा होता है। तो उनको विश्वास है कि हम जो कहते हैं वो तो करते हैं, उससे ज्यादा ही करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये सारे मुद्दों को लोग समझते भी हैं, लोग जानते भी हैं, परंतु उनको विश्वास है कि अगर अच्छा कोई कर सकेगा हमारा तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन यमल जी, हर जब भी चुनाव आते हैं किसी भी राज्य में हो, मुद्दों से इतर तमाम मसलों पर चर्चा हो जाती है, लेकिन मुद्दे कहीं भटक जाते हैं। और यही आरोप आप पर लगता है कि आप पोलराइजेशन में माहिर हैं, मुद्दे भटका देते हैं ताकि आप पर सवाल खड़े ना हो। देखिए, पोलराइजेशन करने की कोशिश तो ओवैसी साहब कर रहे हैं। वो आकर के सीधा सीधा कम्युनल बात करते हैं और वो लोगों को वो मीडिया उसको कवरेज भी देती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पोलराइजेशन की कोई बात की हो तो आप दिखाइएगा। मुझे ये कहना है कि यहाँ मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दा एक ही है कि नरेंद्र मोदी जी के हाथ कैसे मजबूत करना। गुजरात का हर आदमी ये चाहता है, हर इंसान ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करें, गुजरात को और देश को भी मजबूत करें। इसलिए बाकी सारे जो मुद्दे हैं वो गौण हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। और गुजरात में जैसे मैंने कहा कि ये जो लोगों के काम हुए हैं और लोगों को जो कुछ भी उनके जीवन धोरण में जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें जो इंप्रूवमेंट हुआ है वो लोग सब फील करते हैं, लोगों ने खुद अनुभव किया है। तो इसलिए हम जो कहने, हमारा कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचा हुआ है, तो वो जब हमारा मैसेज लेकर के जाता है तो लोगों को याद आता है, उनको पता ही होता है कि ये हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया है। फिरकर पोलराइजेशन का आरोप सिर्फ और सिर्फ आप पर लग रहा है, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी दूसरा राजनीतिक दल हो, आप पर पोलराइजेशन का आरोप लगा रहा है, बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा रहा है, और आरोप ये भी लग रहे हैं कि देखिए आप तो अघोषित तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचा देते हैं, क्योंकि वोट अगर आप किसी का काटते हैं तो विपक्ष का काटते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो प्राची में एक बात कहती हूँ, मैं विस्तार से सबके, क्योंकि 4 लोग सामने हैं और मैं अकेला ही हूँ, तो मैं विस्तार से सबके जवाब दूंगा। सबसे पहले तो अवस्थी साहब ने जो सवाल किया, वो ओवैसी साहब की जो स्टाइल है, वो जो आंख बंद करने की, तो आप समझ लीजिएगा वो राजनीतिक भाषण में नहीं, वो अपने आध्यात्मिक जीवन में भी आप देख लीजिएगा इसी तरह यहाँ पर्सनल टंच कर रहे हैं, मुझे उसका अफसोस है। दूसरे नंबर की बात हम करें तो अखिलेश प्रताप सिंह जी जो बात कर रहे हैं ना, मैं उनको एक बात बता दूं, वो जिस तरह से बात कर रहे हैं कि 2/3 बहुमत से आ रहे हैं, तो फिर क्या
प्रताप सिंह जी क्या किया जाए, भाजपा और दूसरी सारी पार्टियां फॉर्म ही ना भरे। देखिए जिस तरीके का आप टीवी में आकर या सोशल मीडिया में जाकर बातें करते हैं ना, अगर कांग्रेस के नेताओं ने ईमानदारी के साथ विधानसभा में परफॉर्मेंस किया होता तो आज AIMIM गुजरात में ना होती। बात करते हैं कि AIMIM की वजह से कांग्रेस या विपक्ष हारने वाला है, तो आप हमें इसका जवाब दे दें कि 26 साल से क्या मजलिस गुजरात में थी? आप 2014 में 26-0 एक भी सांसद नहीं 2014 में गुजरात में कांग्रेस का, 2019 में एक भी सांसद नहीं गुजरात में कांग्रेस का। क्या इसके लिए AIMIM जिम्मेदार है? आपके 16 MLA जो हैं भारतीय जनता पार्टी की कमजोर पर पतली मार्जिन की सरकार को मजबूत करने के लिए चले गए, तो क्या इसके लिए AIMIM जिम्मेदार है? सूरत के अंदर में ना आपके पास काउंसिलर है, ना MLA है, ना MP है, ठीक है, तो क्या इसके लिए AIMIM जिम्मेदार है? सवाल यह है कि कांग्रेस जो है वो करप्ट हो चुकी है। करप्ट इन द सेंस, मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस किसी समाज का आपने वोट लिया उसके हक में ईमानदारी के साथ आप नहीं खड़े रहे। आप देखिए आप ईमानदारी की बात करें, दानिश जी मैं बीच में रोकूंगी आपको, मेरे पास इस वक्त ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक से वापस लौटेंगे, अखिलेश प्रताप सिंह जी से इस बात को लेकर जरूर सवाल करेंगे जो आपने सवाल उठाए। मुकाबला देख रहे हैं आप, अखिलेश प्रताप सिंह जी सवाल कांग्रेस को लेकर कि भाई इससे पहले तो AIMIM ताल ठोक ही नहीं रही थी। आप बेशक आप कह दें कि बीजेपी की B टीम है, बीजेपी की C टीम है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति क्या है? मुद्दे अगर हैं तो वो जनता तक कैसे पहुंचाइएगा आप? परिणाम बता देंगे। हिमाचल में परिणाम बक्से में बंद हो गया है, गुजरात में भी बंद हो गया है। 8 दिसंबर को देख लीजिएगा। ये जो हैदराबाद वाले भाईजान हैं ये कहीं जाते नहीं हैं, ये ले जाती है बीजेपी इनको। अब हिमाचल नहीं ले गई, गुजरात ले आई है। टिकट भी यही डिसाइड करते हैं, जहां ये बताएंगे उतने ही टिकट पे उतने ही सीट पे लड़ेंगे भी। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। जनता बहुत समझदार है, सब समझती है, जानती बुद्धि रहती है। बात दरअसल में यह है कि आज कोई क्यों बीजेपी को गुजरात में वोट दे? क्या वहां बेरोजगारी भयंकर तरीके से नहीं है? गुजरात में 1.5 लाख बच्चे जो है स्कूल से जाना बंद कर दिए। 1000 सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। छोटे स्कूल जो है 5115 प्राइमरी वाले बंद हैं। 500 स्कूल में एक ही टीचर है। 8000 टीचरों के पद रिक्त हैं। और बंबई से अहमदाबाद तो बुलेट ट्रेन चली रही होगी। 2022 में बुलेट ट्रेन से आने वाले थे मोदी जी, उन्होंने बोला था। पिछले चुनाव में साबरमती में एक नदी में एक प्लेन उतारे थे, बोले थे कि 6 महीने के बाद यहाँ प्लेन सर्विस पानी पे शुरू हो जाएगा। वहां पानी पे चल ही रहा होगा हवाई जहाज साबरमती नदी में। वहां पे कई लाख करोड़ का तो वहां पे एक पोर्ट है, उस पोर्ट पे कई लाख करोड़ का ड्रग्स पकड़े जाते हैं। कई 30,000 करोड़ से ज्यादा के गुजरात का जो है गैस, गुजरात गैस कंपनी जो थी गुजरात सरकार, उसका घोटाला है। 24 इस सरकारी आंकड़े बता रहा हूं, 24,000 करोड़ का था एबीजी शिपयार्ड घोटाला है, ये सीएजी ने बताया। 6,000 करोड़ का तो कोयला घोटाला है जो गुजरात पहुंचा है, गुजरात के लिए चला। 1,000 करोड़ से ऊपर की तो नकली नोट अभी 2 महीने में ही, पिछले 2 महीने पकड़े गए हैं। 4 लाख करोड़ का गुजरात पे कर्जा है आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल से लेकर के। 22 सरकारी नौकरियों की भर्ती हुई, उसमें घोटाला हुआ। वो नौकरियां अभी आधार में हैं। नौकरी देंगे नहीं, जॉब देंगे नहीं, ना अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, स्कूल कॉलेज खोलेंगे नहीं, फैक्ट्रियां लगेंगे नहीं। झूठ बोल करके बस आप झूठे शब्द बाग दिखाते रहेंगे तो क्या जनता आपको वोट देगी? तो अखिलेश ही नहीं देगी। मैं बीच में एक सेकंड आपको रोकूंगी, एक सवाल मैं ऐड करूंगी। समय का कि वो अपनी अब सरकार बदलना चाहती है और खूब ठीक से बदलेगी, ठीक है, इसीलिए परेशान है। लेकिन अखिलेश जी सवाल ये भी है कि जनता के बीच में वो मुद्दे पहुंचाएगा कौन? क्योंकि ये मुद्दे तो आप यूपी चुनाव में भी बोल रहे थे, ये मुद्दे तो आपने उत्तराखंड चुनाव में भी बोला था, पंजाब में भी बोला था, लेकिन कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ हो गया। अविनिजेश अवस्थी जी, जो अखिलेश प्रताप सिंह जी कह रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत हाई नजर आ रहा है, बहुत सारे मुद्दे उनके जहन में इस वक्त हैं और वो गिना भी रहे हैं उंगलियों पर। इसका फायदा पहुंचेगा कांग्रेस को? ये प्राची जी, ये कॉन्फिडेंस 8 दिसंबर को 11 साढ़े 11 बजे तक रहेगा कि अभी तो रुझान आने शुरू हुए हैं, अभी तो पोस्टल बैलेट है, अभी तो पूरी तरह से गिनती नहीं हुई, पूरी तरह काउंटिंग हो जाने दीजिए, बैलेट बॉक्स ईवीएम खुल जाने दीजिए और उसके पश्चात 2 बजे के बाद ईवीएम हैक हो गई, ये रोया जाएगा। एक बात, जहां तक इन्होंने जितने भी आंकड़े दिए हैं ना,
मैं कहता हूं साथ में साथ फैक्ट चेक भी होना चाहिए। दो बातें कहूंगा जिन दो बातों पर यहाँ पर अभी विमर्श हो रहा है। पहली बात तो ये कि एक यूनिवर्सिटी में तो मैं खुद गया, अहमदाबाद में ओपन यूनिवर्सिटी, बाबा साहब अंबेडकर यूनिवर्सिटी खुली है, अद्भुत काम कर रही है। गांव गांव में जाकर के वहां पर वो छात्रों को रजिस्टर्ड कर रही है, वहां पर उनका रजिस्ट्रेशन कर रही है, उनको शिक्षा दे रही है। जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है उनको भी दे रही है, जो कुछ पढ़े लिखे हैं बीच में पढ़ाई छूट गई है उनके लिए। मतलब वहां की वाइस चांसलर ऐसा काम कर रही हैं कि आश्चर्य होता है कि एक वाइस चांसलर ऐसा काम कर रही है। प्राची जी, जहां तक एक बात है, मुझे लगता है कि तमाम लोग ये कहते हैं कि विपक्ष एक हो जाए, विपक्ष एक हो जाए। विपक्ष एक हो जाए तो फिर दो पार्टी यहाँ पर वैधानिक व्यवस्था आ जानी चाहिए ना। फिर अलग अलग पार्टियां क्यों रहे? अलग अलग सबके विचार हैं, अलग अलग सबके सिद्धांत हैं, तो फिर ये विपक्ष एक हो जाए तो बीजेपी को हरा देगा, इसका क्या मतलब है? ये विमर्श चलता ही क्यों है जब सब अलग अलग हैं? कोई राजनीतिक एक नहीं है। एक दूसरे को जिसको उसको आप मिला रहे हैं, जो कह रहा है कि वो बीजेपी की बी पार्टी है, उसको कह रहे हैं कि उसके साथ आ जाओ, विपक्ष है वो। अब ये जो राजनीतिक विमर्श है ना, ये राजनीतिक विमर्श जो है ना, ये आप एक बताइए कि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष को आवाज नहीं, ये सत्ताधारी दल की क्या जिम्मेदारी है क्या कि वो विपक्ष को मजबूत बनाए? बात बड़ी साफ सी है कि गुजरात में लगातार जिस तरीके से 27 साल से, पहले 5 साल बाद कहा, फिर 10 साल बाद कहा, फिर 15 साल बाद कहा, फिर 20 साल बाद कहा कि अब एंटी इनकम्बेंसी है, इतने सालों तक तो एंटी इनकम्बेंसी आई नहीं, इतने सालों तक नहीं है, लगातार बढ़ती रही, लगातार वोट परसेंटेज बढ़ता रहा, और ऐसे ऐसे क्षेत्रों से वोट मिलता रहा भाजपा को जहां भाजपा ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से कमजोर थी। अब यहां पर मैं देखता हूं कि जहां पर संवाददाता, आपके चैनल की बात ही नहीं कर रहा हूं, आपके चैनल की भी बात कर रहा हूं, लेकिन वहां पे जाके संवाददाता पूछे किसकी आएगी, भाजपा की आएगी। अच्छा, यहाँ पे एक नई पार्टी भी तो आई है, लोगों को मालूम नहीं है, लोग नहीं नाम लेना चाहते, लेकिन संवाददाता वहां जाकर के कहता अच्छा एक नई पार्टी भी तो आई है ना यहाँ पर। उसके लिए उसको लोगों के दिमाग में रखना, और लोग बड़े साफ से कहते हैं अरे उसका कुछ नहीं है, उसका कुछ नहीं है। तो बात बड़ी साफ सी है, राजनीतिक विमर्श में हमें उस राजनीतिक यथार्थ पर चल करके निष्कर्ष निकालने चाहिए जो राजनीतिक यथार्थ दिखाई देता है। यहाँ पर अगर ये सच है कि अगर ड्रॉप आउट, स्कूल से ड्रॉप आउट कम हुआ है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स के आंकड़े उठा के ले आए होंगे, जो न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि हमें ऐसा संवाददाता चाहिए जो भारत के और नरेंद्र मोदी के विरोध में लिख सके। जर्नलिज्म का एकदम पूरे विश्व स्तर पर ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं देखा होगा। बात बड़ी साफ सी है, वहां के आंकड़े, वहां की जनता 8 दिसंबर को उनका जवाब देगी, इसमें कहीं कोई किसी तरीके की दो राय नहीं है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप इतने सारे मुद्दे उठा रहे थे, फिर मैं दानिश जी के पास जाऊं, लेकिन चूंकि मेरा सवाल रह गया था, आपने इतने सारे मुद्दे उठाए थे, आपने कहा जनता समझदार है, जनता तो यूपी की भी समझदार थी, जनता तो उत्तराखंड की भी समझदार थी। ये जिम्मेदारी तो आपके कंधों पर है ना कि आप जनता के मन में बात पहुंचाएं कि सरकार आपको ठग रही है। अमेठी की भी समझदार थी। एक व्यक्ति आया, आदरणीय मोदी जी आए राजनीति में, और उन्होंने ऐसे ऐसे शब्दबाग दिखाने शुरू किए कि लोगों को लगा कि आदमी सही बोल रहा, कुछ करेगा। लेकिन आज लगभग 8.5-9 सालों बाद सब लोग ये महसूस करने लगे हैं कि हमको ठगा गया है। इस व्यक्ति ने सिर्फ झूठ ही बोला, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोला है। तो अब लोगों को एहसास होने लगा, क्योंकि उससे हकीकत से रूबरू हो गया ना देश की जनता। मैंने कहा ना कि पता ना कब मेरा फोन कटा, मुझे नहीं पता क्या बंबई से गुजरात बुलेट ट्रेन चल रही है। मोदी जी ने कहा था कि 2022 में उस पे आएंगे। साबरमती में पानी के जहाज उतर गया है। देश में काला धन आ गया है। 2 करोड़ नौकरियां हर महीने मिल ही रही हैं। 15 लाख सबके खाते में चला गया है। 100 करोड़ 2500 शब्द ऐसे हैं जिसका कभी उच्चारण कोई भाजपा का नेता या मोदी जी नहीं करते, जिनको शब्दबाग दिखा करके सत्ता में आए थे। तो अब वो लोग महसूस करने लगे कि हमें ठगा गया, और इस ठगे वाले पार्टी को अब दोबारा इससे नहीं ठगना है, इससे नहीं ठगा जाना है, इनको इनकी जगह पे पहुंचाना है। हमें विकास चाहिए, हमें काम चाहिए, हमें भाईचारा चाहिए, हमें उन्नति चाहिए। क्या है गुजरात में पता नहीं, मैं ये कितनी नौकरियां खाली हैं, स्कूल कॉलेज बंद हैं, भ्रष्टाचार का तो चरम है गुजरात में। अखिलेश जी, ये तो वो मुद्दे हैं जो कांग्रेस लगातार उठाती है। मेरा सवाल ये था कि आप जनता तक कैसे नहीं पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले के जो इलेक्शन हुए उसमें क्या हाल हुआ विपक्ष का। अगर इतने सारे मुद्दे हैं तो जिम्मेदारी तो विपक्ष की है कि सरकार को भी आईना दिखाए और जनता को भी समझाए। बड़ा आश्चर्य है, मैंने शुरुआत में आपको जवाब दिया, कहां आपका ध्यान था।
मैंने कहा कि निश्चित रूप से जिस व्यक्ति माननीय मोदी जी ने ऐसे ऐसे शब्दभाग दिखाए कि लोगों को यकीन हुआ कि इनको एक मौका दिया जाए, लेकिन आज 8.5 सालों बाद अब वही सारे लोग ये महसूस करने लगे हैं कि ये सिर्फ मैं जवाब दूंगा। बोलते हैं, एक सिर्फ मिनट में झूठे शब्दभाग दिखाते हैं, सिर्फ ठगे गए हैं। क्या बीजेपी का कोई नेता आज ये कहता, चाहे मोदी जी भी कहते हैं कि देखो भाइयों बहनों, मैंने 15 लाख आपके खाते में डाल दिया ना, गंगा मैया को साफ कर दिया ना, 2 करोड़ नौकरियां दे दी ना, 100 स्मार्ट सिटी बना दिया ना, डॉलर को नीचे ले आया ना, पेट्रोल का दाम कम कर दिया ना। जो आप 8 साल 8.5 साल का कार्यकाल गिना रहे हैं, उसमें यूपी का भी चुनाव हुआ सर, उसमें उत्तराखंड का, उसमें पंजाब का भी चुनाव हुआ। वही तो मैं कह रहा हूं, अरे भाई वही तो मैं कह रहा हूं, लोग अब महसूस करने लगे हैं। वहां पर आप फेल हो गए, वहां जनता तक नहीं पहुंचा पाए लोगों को। दुनिया फिर मैं प्रशांत जी के पास जाऊंगी। अवस्थी, अरे तो अब जनता महसूस करने लगी है। चलिए इसी ठीक है, चुनाव सबको में जनता पर देखिएगा, छोड़ दिया आपने। जनता इस बात को महसूस करने लगी है कि हाँ, लोग महसूस कर रहे हैं क्या मिला हिंदुस्तान की जनता को। सरकारी नौकरियां खाली हैं, नौकरी नहीं दे रहे हैं, भर्ती नहीं कर रहे हैं, अपराधियों का महिमामंडन कर रहे हैं, उन्हें टिकट दे रहे हैं। प्राची जी, ये लोकसभा का चुनाव भाई, ये 27 साल से भाजपा सरकार है, जो सब्जबाग दिखाए जा रहे हैं वो 27 साल से दिखाए जा रहे हैं, और ये गुजरात की जनता को समझते हैं कि वो सब्जबाग में आती जा रही है। 2002 से लेकर के 2014 तक 12 साल नरेंद्र मोदी वहां पर मुख्यमंत्री रहे हैं। समझ में आ रही है ना बात? 8-8.5 साल की बात नहीं है ये। आप कहां हैं अखिलेश जी? आप कम से कम आपसे तो मैं अपेक्षा नहीं करता कि इस तरीके की बात करेंगे बिना किसी तथ्यों के। 27 साल से है भाजपा गुजरात में, गुजरात का चुनाव हो रहा है, ये गुजरात का चुनाव के बारे में कुछ बोलेंगे। ये देश का चुनाव नहीं है जो 8.5 साल की बात कर रहे हैं। और जहां तक बुलेट ट्रेन की बात है ना, आप कह रहे हैं 27 साल से गुजरात की जनता को सब्जबाग दिखाया जा रहा है। और गुजरात की जनता जो है, इनके, मैं आपके कहने का मतलब तो कुछ और है, लेकिन मैं बहुत ही शालीन भाषा में कह रहा हूं कि गुजरात की जनता इनके चक्कर में आ जाती है। यही आप कह रहे हैं ना? आपका कहने का मतलब यही है ना कि किया कुछ नहीं, सिर्फ सब्जबाग दिखाए। और गुजरात की जनता को आपने क्या समझाया? आपने गुजरात की जनता को क्या समझाया आपने? 27 साल से वो एक पार्टी को लगातार वो देती है। आपका तारुफ क्या है? 27 साल से लगातार एक पार्टी को सरकार बनाने का मौका दे रही है, और आप कुछ कह रहे हैं कि सिर्फ सब्जबाग पर। ये ठीक है कि आपके राहुल गांधी जी कहते हैं कि जवाब ले लीजिए, जवाब ले, समझदार है, प्राची जी जरा इनका मैं जवाब दे दूं। प्राची जी जरा मैं जरा इनका जवाब दे दूं। अखिलेश जी जवाब दीजिए जल्दी से। प्रशांत जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि जनता को आपने क्या समझ लिया है? जनता क्या 27 साल से सिर्फ इनके सब्जबाग में आ रही है? सुन लीजिए, चुनाव जीत जाना और देश को चला लेना, दोनों में तो भैया इस बार भी जीतेंगे 2/3 बहुमत से। सुन लीजिए, बीच में नहीं, खामखा भाई, बीच में नहीं, उनको बात कंप्लीट करने दीजिए, एक-एक करके बात रखें सर। बीच में नहीं। देखिए, आप झूठे शब्दभाग दिखा करके, पता न कौन कौन से मुद्दे ला करके, उस पे तो आप चुनाव जीत सकते हैं। बहुत से और तरह तरह के लोग भी चुनाव जीत जाते हैं, जिन्हें हम आप घृणा भी करते हैं, वो भी कई लोग चुनाव जीत जाते हैं। तो क्या ये योग्य और काबिल हो गए? आपने दिया क्या देश को? देश हार गया। आप चुनाव जीते, देश हार गया। सरकार आपकी बनी, लेकिन देश के बिगाड़ के बनी। ये तय है। ये देखने में आप क्यों नहीं उनके वादों का जिक्र करते हैं? क्यों नहीं नाम ले रहे? जनता की काबिलियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आप जनता को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं बार-बार ये बात बोलकर। काम किया क्यों नहीं आपने? अगर जनता को कोई सब्जबाग दिखा रहा है तो अपने विपक्ष की जिम्मेदारी भी निभा लीजिए आप। प्रशांत गढ़वी जी, जो बात अखिलेश प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि सिर्फ सब्जबाग दिखा रहे हैं और इस बार हवा बदल चुकी है, ऐसा ग्राउंड पर नजर आ रहा है क्या? मैं आपको 2-3 चीज तथ्यों के आधार पे बताता हूं। मैं तो गुजरात लोकल से हूं और गुजरात का विश्लेषक हूं। 2 चीज, एक, और यहाँ का अर्बन पूरा प्रो बीजेपी हो गया है ऑलमोस्ट। तो 182 में से 50 सीट ऐसी है जहां कांग्रेस कभी नहीं जीती है पिछले 3, 4, 5 टर्म से, वो उनको एक्सेप्ट करना है। तो मतलब कांग्रेस को लड़ाई 125 सीट से लड़नी है। सो 125 में से 93, जो हमारा मैजिक फिगर 92 का, वो कैसे लाएंगे, उसकी रणनीति के लिए उनकी बात सही है। मैं अखिलेश प्रताप सिंह साहब के साथ अग्री कि भाई ये मुद्दा वो मुद्दा, एक वेइंग स्केल पे आप मुद्दे सब रख दो, एक वेइंग स्केल पे एक मुद्दे रख दो, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया,
और एक तराजू के एक उसके ऊपर जब हिंदुत्व और मोदी जी आ जाते हैं तो गुजरात की जनता का मतलब वो पलड़ा भारी हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो ये तो जनता जाने पहली बात। ये इस बात को जनता समझ चुकी है। नहीं बीच में यही मैं भी कह रहा हूं, इस बात को अब जनता समझ चुकी है कि आप ये मुद्दों को लाके चुनाव में आ जाते हो, काम नहीं दीजिए अखिलेश जी उनको, एक सेकंड। बस मेरा ये इतना ही सबमिशन था। जनता जान गई। इस बार इलेक्शन के 2 महीने पहले लोग बोल रहे थे कि इस बार ये हिंदुत्व वाला मुद्दा नहीं चलने वाला है। तो अभी मुझे बताइए AIMIM ने क्या बोला, मतलब 20-25 कितनी सीट पे लड़ा रहे हैं मुझे पता नहीं है, एग्जैक्ट लिस्ट उनका अभी तक हमारे पास आया नहीं कि कितने कैंडिडेट खड़े। तो उनका टारगेट क्या, सरकार बनाना है। 25 सीट से सरकार बनेगी तो वो विपक्ष में बैठने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो 25 में से जितनी भी जीतेगी, मतलब कैसे, या विपक्ष में बैठना चाहती है। ये आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया है प्रशांत जी, चूंकि वक्त खत्म हो रहा है मेरे पास। मुझे दानिश जी से इस बात का जवाब लेने दीजिए, चूंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। प्रशांत जी एक सेकंड, मेरे पास चूंकि समय खत्म हो रहा है। दानिश जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात प्रशांत जी ने उठाई है कि अगर आप पूरी सीटों पर उतारेंगे नहीं कैंडिडेट्स को, सरकार आप वहां पर बनाएंगे नहीं, तो कैसे बदलिएगा गुजरात की सूरत? इतने बड़े बड़े दावे आप फिर किस आधार पर कर रहे हैं और किससे लड़ रहे हैं फिर आप? देखिए मैं आपको बताऊं, दरअसल जो मैंने कहा ना कि गुजरात के जो हालात है ना, तो अखिलेश प्रताप सिंह जी जो हैं वो प्रॉपर गुजरात से नहीं है। गुजरात के अंदर में कांग्रेस अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है। वो इसलिए चलते क्योंकि जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया वो कांग्रेस के विधायक जाने अनजाने में या जिस तरीके की भी डील में कांग्रेस छोड़ के चले गए, इसलिए क्रेडिबिलिटी उसकी जीरो हो चुकी है। दूसरे नंबर की बात कि अखिलेश प्रताप सिंह जी आके तो यहाँ सारी बातें कर रहे हैं अष्टाचार की, भ्रष्टाचार की। मैं तो मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में सीना, एक तो चोरी और सीना चोरी करने की हिम्मत देखिए कि उनके दोनों प्रवक्ता गुजरात, कांग्रेस का एक भी गुजरात का प्रवक्ता अभी तक भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार पे बोलने की जरूरत नहीं करा। दूसरे नंबर पे हम आपको बताएं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले तो जो विपक्ष की आवाज बिल्कुल खामोश हो गई है असेंबली में, उसको बुलंद करने की है। और तीसरे नंबर पे अगर हम पूरी सीटों पर चुनाव लड़ते तो फिर ये इल्जाम आता कि देखिए पूरी सीटों पे उतार दिया। हम कम सीटों पे उतार रहे हैं, जहां हमारी ताकत हम लगा के आएंगे। तो फिर सवाल ये है कि आप सरकार नहीं बना रहे। देखिए हम आपको बताएं, गोधरा जिसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने पहले गुजरात में और फिर गुजरात को मॉडल बना के पूरे देश में सत्ता बनाई, वो गोधरा की पंचायत हमने भारतीय जनता पार्टी से छीन ली थी। और यही कांग्रेस के पाप की बदौलत, सुनिए, यही कांग्रेस के पाप की बदौलत वो वापस भाजपा के पास चली गई। चुनाव अब नजदीक है, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।